जय महाराष्ट्र. मी वेदश्री ताम्हाणे. आपला लोकप्रिय कार्यक्रम राजमंत्रमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. नेहमीप्रमाणे पंडित जी राजकुमार शर्मा आपल्या सोबत आहेत. पंडित जी, आपका इस शो में स्वागत है और आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हमने ये पिछला पूरा हफ्ता देखा तो पूरा हफ्ता कई अलग अलग घटनाओं से बड़ा हुआ है. भले ही वो देश में हो या पूरे विश्व में हो, कुछ ना कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण घटनाएं घड़ी है. तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, समय जो है वो बहुत बलवान है और समय से भागकर ना व्यक्ति जा सकता है ना भाग सकता है. आपने बहुत जगह पे लिखा हुआ देखा होगा कि तकदीर से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता. सही बात है. तो जहाँ तक आपने घटनाओं की बात करी, तो ग्रह दशा का निर्माण ही इस तरह का हुआ है कि देश में तो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो हो ही रही हैं, मगर विदेशों में भी वातावरण जो है वो बहुत कुंठित हुआ है. माहौल जो है वो डेफिनेटली बड़ा नकारात्मक सा हुआ दिखाई दे रहा है. जी पंडित जी, जरूर. मैं शुरुआत आपको जो सवाल करूंगी वो विश्व के बारे में है. अभी हमने देखा कि कुछ ही दिन पहले जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व के नीचे अमेरिका ने जो है वो सीरिया के ऊपर हमला कर दिया था. और इस हमले के बाद जो तीसरा विश्व युद्ध है उसकी कुछ शक्यता निर्माण हो गई थी. और उसके बाद ही अभी तुरंत अमेरिका ने अफगानिस्तान के जो ISIS पे वापस से हमला कर दिया. तो इस सब का जो नतीजा है वो भविष्य में कैसा हो सकता है? देखिए, आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया कि सीरिया में तो ऑलरेडी जो गृह युद्ध है वो चल रहा है. ऑलरेडी ये शुरू हुई, ऐसा समझ लीजिए कि 2002 से इराक से शुरू हुई थी ये कहानी. और उसके बाद में यमन, सीरिया, लीबिया, इन सब देशों में कहीं ना कहीं अमेरिका ने या वहाँ के जो राजा थे उनके साथ में लोकल पब्लिक ने एक गृह युद्ध की शुरुआत की. अब जो आपने सवाल किया कि सीरिया में जो अटैक हुआ, सीरिया के साथ साथ में जो परसों अमेरिका ने सबसे बड़ा, द बिगेस्ट बॉम्ब, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब बोलते हैं ना, वो जो फेंका है अफगानिस्तान, 10,000 किलो का जो बॉम्ब था. बिल्कुल 10,000 किलो का जो बॉम्ब है वो जो उन्होंने फेंका है अफगानिस्तान के एक पोर्शन में. यहाँ पर उनको ये शंका थी कि यहाँ पर ISIS जो है वो अपना गढ़ जमा कर बैठा हुआ है. तो एक बात तय है कि जिस तरह का वातावरण ग्रह दशा में निर्माण हुआ है, देखिए इवेंचुअली आप अपनी तकदीर से भागकर नहीं जा सकते. नियति को कोई नहीं टाल सकता. 2 विश्व युद्ध हुए. हमारे बहुत से महान पंडितों ने उन दोनों भविष्यवाणियों की भविष्यवाणी की थी. और चाहे वो हिटलर रहे हो, चाहे मुसोलिनी रहे हो, बड़े बड़े विश्व के जो डिक्टेटर थे, उनके अंत कैसे हुए, उनके अंत भविष्य में बोले गए. पर यहाँ पर जो आपने बोला कि ये जो माहौल बन रहा है, ये संकेत देता है कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो शुरू होने को हो सकता है. तीसरा विश्व युद्ध, क्योंकि ये मैं बहुत ही सकारात्मक पंडित हूँ और एस्ट्रोलॉजी में हमेशा सही भविष्यवाणियाँ करना ये राजमंत्र के प्लेटफॉर्म की एक खासियत रही है. और यहाँ तक ग्रहों की बात करें, शनि, सूर्य, शुक्र, गुरु, इनका एक षडाष्टक योग बनेगा मई और जून के अंदर. षडाष्टक योग. इस षडाष्टक योग के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीनों में शनि वक्री होकर वापिस मंगल की वृश्चिक राशि में बैठेगा. जब मंगल की वृश्चिक राशि, यानी मंगल की राशि कौन सी है? वृश्चिक और मेष. जब ये वहां पर वापिस एंट्री करेंगे, शनिदेव करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर जो विश्व में जो है ऐसा वातावरण बनेगा कि आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजनी शुरू हो गई है. अप्रैल 2018 से पहले ये युद्ध होकर समाप्त होने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं. यहाँ तक ट्रंप की बात करें, जो अमेरिका के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, और पुतिन की बात करें, रशिया के जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, और सबसे बड़ी खतरे की घंटी जो है वो नॉर्थ कोरिया से बजती हुई दिखाई देती है. सीरिया में जो हो रहा है, वहाँ के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं असद की मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना तो केमिकल वेपन का
इस्तेमाल किया है, ये सब चाल है। तो मित्रों, एक बात समझ के ले लीजिए कि जब आदमी को मरना होता है तो कहीं ना कहीं वो उस जगह पर जाकर मरता है। जब आदमी को राजा बनना होता है तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर वो राजा बन जाता है। आपने देखा होगा कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भेड़ बकरी चराते हुए राष्ट्रपति बन गए, हमारे मोदी जी चाय बनाते हुए राष्ट्रपति बन गए। तो इस वक्त बेटा ऐसा माहौल बना हुआ है पूरे विश्व में कि कहीं ना कहीं विश्व युद्ध जो है वो पूरे विश्व पर हावी हो रहा है। मगर राजमंत्र के माध्यम से, जय महाराष्ट्र के माध्यम से मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जनमानस सुखी रहे। हमारा देश विश्व की शांति का घोतक रहा है, हमारा देश धर्म का प्लेटफॉर्म रहा है। पूरे विश्व में अगर किसी ने धर्म सिखाया है तो हिंदुस्तान से, सतयुग से, द्वापर और त्रेता से और कलयुग से, यहाँ से शांति की शुरुआत हुई है। चाहे वो विवेकानंद थे, चाहे वो भगवान, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस थे, पूरे विश्व में शांति दूत बनकर गए हैं। आज भी हमारे देश के संत जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में शांति के दूत बनकर जाते हैं। प्रार्थना तो यही रहेगी कि कुछ किसी तरह की घटना ना हो, मगर डेफिनेटली एक बात पक्की है कि पूरे विश्व में इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि पूरे एक बार तीसरे विश्व युद्ध के संकेत नजर आते हैं। पंडित जी, ये संकेत नज़र आता है, आपने कहा, सही बात है, पर इस संकेत जो है नज़र आ रहे हैं तो इसके जो परिणाम है वो कौन से देशों पे हो सकते हैं और इसका भारत पे कुछ असर हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि जब शरीर में एक फुंसी होती है ना, या किसी भी तरह का कोई जख्म होता है तो पूरे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। एक तो पूरे विश्व में अर्थशास्त्र के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मगर मैं बहुत बार अपने राजमंत्र के शो के माध्यम से अपने लोगों को बता चुका हूं कि भारत जो है वो काल सर्प योग से बाहर आ चुका है, इसलिए उसका भारत के ऊपर असर जो है वो नाम मात्र नजर आएगा। मगर अरब कंट्रीज पकड़ लीजिए, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, यमन, इजिप्ट, लीबिया, सीरिया, इन देशों के ऊपर तो ऐसे इफेक्ट होंगे कि जैसे हमने पिछले दिनों केमिकल वेपन्स की तस्वीरें देखी तो दिल कांप जाता है। डेफिनेटली इन देशों में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा और आदमी त्राहिमाम कर जाएगा। आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी की तरह कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी संकेत मिलते हैं। डर लगता है ये बोलते हुए, मगर मेरा काम है ये बोलना, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वातावरण जो है वो नकारात्मक है। इन देशों में तबाही के योग बनते हुए दिखाई देते हैं, मगर तब भी उस परमपिता परमात्मा से, उस मौला से मेरी एक ही गुजारिश है, एक प्रार्थना है कि इस तरह मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए तो मैं खुश रहूँगा। नहीं, वैसे तो पंडित जी आप हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं और आपने कहा अभी युद्ध है, युद्ध का कहीं ना कहीं तो नकारात्मक असर जरूर होगा। बिल्कुल। और जैसे हमने देखा कि अमेरिका ने जब भी सीरिया पे अटैक किया तो उसके बाद उन्हें भी वापस धमकी दी गई थी कि इसके बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो ये जो विश्व युद्ध 3 जिसकी अभी संभावना लग रही है पूरे विश्व में, तो इसका अमेरिका पे क्या असर होने वाला है? उनके लिए ये सकारात्मक होगा या नकारात्मक की दिशा की तरफ जाएगा? देखिए, जब हिटलर ने दूसरे देशों पर अटैक किया तो कुछ समय ऐसा आया कि हिटलर को उसकी आग झेलनी पड़ी। बराबर। और अमेरिका उसकी, ये समझ लीजिए कि अमेरिका की कुंडली मिथुन राशि की कुंडली है। मिस्टर ट्रंप जो हैं उनकी कुंडली के बारे में भी जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ ऐसे डिसीजन लेने लग जाएंगे वो कि कहीं ना कहीं अमेरिका में भी उसका इफेक्ट जो है बॉर्डर एरिया में आपको दिखने को मिलेगा। डेफिनेटली अगर आप किसी को 5 थप्पड़ मारोगे तो वो 1 मारने की कोशिश ज़रूर करेगा। अमेरिका कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वातावरण डेफिनेटली अमेरिका के लिए भी नकारात्मक दिखाई देगा और रशिया के लिए भी, क्योंकि ये दोनों विश्व की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। और अगर चाइना के साथ में किसी तरह का वातावरण चाइना करता है तो उसकी आग तो झेलनी ही पड़ेगी, उसके कष्ट झेलने ही पड़ेंगे।
जी ज़रूर पंडित जी, हम ये जो हमारा डिस्कशन है, हम जो अभी ये बातें कर रहे हैं वो शुरू रखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे राजमंत्र में हमें एक ब्रेक लेने वाले हैं. राजमंत्रामध्ये वेळ झाली, एका छोट्याशा ब्रेकची. लवकरच परत येऊ. बघत रहा जय महाराष्ट्र. ब्रेकनंतर राजमंत्रमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आपल्यासोबत पंडितजी आहेत आणि आपण त्यांच्यासोबत आत्ताच अमेरिका, सीरिया आणि विश्वयुद्ध 3 या संदर्भात आपण आता चर्चा करत होतो आणि आता कुठेतरी आपण आपली चर्चा आहे ती देशाकडे वळवणार आहोत. पंडित जी, अब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं, मोदी जी के बारे में बात करते हैं. जैसे मोदी जी को हम देख रहे हैं कि हमारे देश में सभी तरफ से जो नागरिक है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पसंदी मिल रही है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे रहे हैं. इलेक्शन में भी हमने देखा कि ज़्यादातर राज्यों में जो बीजेपी है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. और अभी हमने देखा कि उन्होंने यूपी में भी जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी है उनको मुख्यमंत्री के तौर पे चुना. तो क्या उनका ये जो मंदिर प्रेम है या फिर जो उनकी धार्मिक आस्था है, तो उनके वजह से उनको ये प्रेम मिल रहा है? और मुझे दूसरा सवाल आपको ये भी पूछना है कि यदि अगर दशा बुरी चल रही हो किसी इंसान की, और यदि वो धार्मिक हो, तो उसकी बुरी दशा बदलने में या फिर उसका अच्छा काल आने में उसकी मदद हो सकती है? बहुत बढ़िया और बहुत ही सुंदर आपने सवाल किया, और इस सवाल में बहुत बड़ा मर्म छुपा हुआ है. इस सवाल में मर्म और धर्म दोनों छुपे हुए हैं. देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो आप दर्शकों को याद होगा कि मैं हमेशा बोलते आया था कि एक राजा की भांति, एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह ये देश के ऊपर राज करेंगे. और जब पशुपतिनाथ गए तो तभी हमारे दर्शकों को याद होगा कि जब वो वहाँ से निकले तो मैंने उनकी उपमा मोजेस के साथ की थी कि ही इज़ बिन इनलाइटन विद द गॉड्स ब्लेसिंग. डिविनिटी, जो एक डिवाइन ब्लेसिंग है, वो बहुत ज़रूरी होती है. और हमारे भारत में तो हमेशा हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हम हमेशा कहते हैं कि दुआ में बहुत असर होता है. तो मित्रों, मोदी जी का धर्म प्रेम, हर आदमी का एक धर्म होता है, और धर्म का मतलब ये है कि आप अनुशासन में रहें. यहाँ तक मोदी जी के सप्तम भाव को देखते हैं तो एक बात पक्की है, या हम उनके गुरु को देखते हैं जो शनि के घर में बैठा है, तो सब नकारात्मक वस्तुओं को त्याग कर भगवान में आस्था रखने वाले, चाहे वो कात्यायनी देवी हो, चाहे वो छिन्न भिन्न मस्तिका हो, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है अपने बुरे ग्रहों को भी अच्छे ग्रहों की तरफ परिवर्तित कर सकते हैं. वो तभी कर सकते हैं जब आपकी शक्ति भक्ति के साथ समतल पर आती हो, जब आप अपने मन से हर तरह की नकारात्मकता निकाल कर, हर तरह की नेगेटिविटी बाहर फेंक कर उस एक परमपिता परमात्मा में आस्था रखते हो. कहते हैं कि भगवान शंकर जो हैं वो किसी भी तरह की, चाहे वो ग्रह दशा है, चाहे वो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी है, उसको आपकी शक्ति और भक्ति से वो दूर भाग जाती है. नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को उस स्टेट में जिताने में सक्षम हुए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी स्वप्न भी नहीं सोचा था. तो इसलिए डेफिनेटली इस बात में दम है कि धर्म, प्रेम, आस्था और एक मत भक्ति आपकी किसी भी तरह की नकारात्मकता को, किसी भी तरह ग्रह दशा को, उसमें नरमी ला सकती है. पत्थर जो यहाँ गिरना होता है सिर के ऊपर, वो ज़मीन के पास अपने पैर के ऊपर गिर जाता है. जी ज़रूर. अभी पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी थोड़ा हम अपना जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, चेंज करते हैं. दिल्ली कॉरपोरेशन रिजल्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस बारे में क्या आपकी भविष्यवाणी है? देखिए, दिल्ली कॉरपोरेशन की जब हम बात करते हैं एमसीडी की, तो एक बात पक्की है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये 3 मुख्य पार्टी हैं. इस वक्त आम आदमी पार्टी ऑलरेडी वहाँ पे राज कर रही है. केजरीवाल. हाँ, केजरीवाल जी ऑलरेडी राज कर रहे हैं, बड़े बहुमत से जीते थे, मगर उस बहुमत को और उस विश्वास को लोगों में जिताने में असफल रहे. पंजाब में मुंह की खानी पड़ी, और एमसीडी का इलेक्शन 23 तारीख को और 24 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट हैं. आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली एमसीडी में अपना परचम लहराएगी और
दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर अपना झंडा जो है वहाँ पे गाड़ेगी। जी पंडित जी, अब समय आ गया है कि हम थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में बात करें। बिल्कुल। ये हफ्ता शेयर बाजार के लिए कैसा होगा? देखिए, हमने पिछली बार बोला था कि शेयर मार्केट में एक नरमी आएगी, बाजार जो है वो थोड़ा नरम रहेगा। अब हम इस हफ्ते की बात करें और पिछले हफ्ते की क्लोजिंग देखें तो पिछले हफ्ते 29,461, हमने 29,400 का आंकड़ा मित्रों आपको याद है बोला होगा, और 29,400 तक मार्केट जाके फिर बाउंस बैक करी 61 रुपये सिर्फ। अब आगे आने वाले दिनों में मार्केट 29,150 और पॉसिबल है कि 29,000 का आंकड़ा भी देख ले। मार्केट में थोड़ी सी नरमी रहेगी और ऊपर का जो मेरा स्तर है अभी भी वापस 29,650 और 29,700 का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी की बात करें तो ये भी 9,000 के करीब करीब आ सकता है और ऊपर का स्तर जो है वो 9,300 के करीब करीब 9150 पे ये बंद हुआ था। और गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात करें तो गोल्ड हमने पिछली बार ही बोला था कि 28,600 से 29,000 पार कर जाएगा, 29,400 के ऊपर पार गया और ये 30,000 भी टच कर सकता है, मगर 29,000 के करीब करीब इसका नीचे का स्तर अभी दिखाई देता है। सिल्वर एज यूजुअल, आई विल आस्क यू टू प्लीज बाय सिल्वर एंड वेट फॉर द लेवल टू कम एट 44,000 रुपीज़। और प्रॉपर्टी में एक 15 से 20% की गिरावट आ सकती है। जी पंडित जी, अब मुझे आपसे कहीं ना कहीं पूछना, एक थोड़ा सा आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपको, थोड़ा एक सामाजिक विषय की ओर पे है कि आम जनता के लिए है कि यदि इस बार अगर कोई घर खरीदी कर रहा है, घर ले रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी के क्या दाम होंगे? हाँ, मैंने अभी वही बोला कि प्रॉपर्टी मार्केट में जिस तरह मोदी जी अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं, एक गरीब आदमी को अगर घर खरीदना है तो वो आज 250 स्क्वायर फीट का या 260 स्क्वायर फीट का SRA का घर खरीदने में भी सक्षम नहीं है, मगर आगे आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी मार्केट में एक 15 से 20% की डाउनफॉल आएगी, जिसमें आम आदमी भी घर अफोर्ड करने की कोशिश कर सकता है और प्रॉपर्टी प्राइजेज में 15 से 20%, 25% गिरावट आने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी खबर है जो लोग घर खरीदना चाहते हैं और 2 महीने रुक जाएं। मार्केट में ऑलरेडी 15%, 20% गिरावट आ चुकी है और 15 से 20% गिरावट जो है उसके संयोग बनते हुए दिखाई देते हैं। जी ज़रूर पंडित जी, अब समय आ रहा है, समय नज़दीक आ गया है कि आपको हमें अभी विदा करना पड़ेगा और इस हफ्ते के इस शो के ये जो कार्यक्रम है उसमें हमें यही रुकना पडेगा। पण जाता जाता एक पोच तुमच्यापर्यंत पोचवायची आहे आणि ते म्हणजे काही आपल्याकडे सदस्य आहेत ज्यांनी पंडितजींना ईमेल करून त्यांच्या भविष्यवाणीसाठी धन्यवाद केलेला आहे। मी त्यांची नावं सांगते, त्यांची नावं आहेत सायली सत्यवान दळवी, त्या मुंबईच्या आहेत, याशिवाय अजय काकड आहेत, नाशिकवरून आहेत, त्याच्यानंतर रोहन नंदकुमार सावंत आहेत, शिवाय प्रद्युम्न पाठक आहेत औरंगाबादवरून, त्याच्यानंतर सुनील सोनावणे आहेत पुण्यावरून, प्रशांत गायकवाड आहेत, विनायक चव्हाण आहेत आणि प्रसाद बिरदार आहेत। या सगळ्यांनी पंडितजींनी जी काही त्यांची भविष्यवाणी केली होती या संदर्भात त्यांना ईमेल करून धन्यवाद म्हटलेला आहे। आणि पंडित जी, फिर आज यही रुक रहे हम, वापस मिलेंगे अगले हफ्ते। बिल्कुल। राजमंत्रेमध्ये वेळ झाली आज इथेच थांबायची, पुढच्या आठवड्यात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत बघत रहा जय महाराष्ट्र।